कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। आज सुनेंगे ब्योमकेश कहानी। मूल रचना शरदिंदु बंदोपाध्याय। हिंदी रूपांतर कहानी विद किशोर पर। कहानी का अडेप्टेशन पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। तो आइए सुनते हैं ब्योमकेश कहानी छल का छंद। टेलीफोन उठाकर ब्योमकेश ने कहा, हेलो। इंस्पेक्टर राखाल बाबू की आवाज सुनाई दी। ब्योमकेश दा, मैं राखाल नेताजी अस्पताल से बात कर रहा हूँ। जरा एक बार आएंगे? क्या बात है? कत्ल की कोशिश। एक आदमी को किसी ने गोली मारकर मारने की कोशिश की, लेकिन मार नहीं पाया। घायल आदमी को अस्पताल लाया गया है। वो एक अजीबोगरीब कहानी सुना रहा है। अच्छा, ठीक है, मैं आता हूँ। केया तला में ब्योमकेश के घर से नेताजी अस्पताल ज्यादा दूर नहीं था। आधे घंटे बाद लगभग शाम के 5 बजे ब्योमकेश वहां पहुंचा तो देखा इमरजेंसी वार्ड के सामने दारोगा राखाल सरकार खड़े हैं। यहीं खड़े खड़े उन्होंने और कुछ बातें बताईं। घायल आदमी का नाम गंगापत चौधरी है, सभ्य आदमी है। फ्रेजर रोड से एक छोटी गली निकलती है। उसी गली में एक मकान के दूसरी मंजिल के कमरे में वो बेहोश पड़ा मिला। घर का नौकर दोपहर 3 बजे काम करने आया और गंगापत को इस हालत में देखा। फिर पुलिस, अस्पताल आदि सब हो गया। गंगापत को होश आ गया है, लेकिन बहुत खून बहने की वजह से अभी भी काफी कमजोर है। गंगापत आज शाम को अपने कमरे की खिड़की पर सड़क की ओर खड़ा था। अचानक सामने से चली गोली उसके बालों को छूती हुई निकल गई। खोपड़ी पर गहरा लकीर जैसा निशान बन गया, लेकिन गोली खोपड़ी को छेदकर भीतर नहीं जा सकी। हड्डी से फिसलकर बाहर निकल गई। गोली कमरे में ही मिली है, देखकर लगता है रिवॉल्वर की गोली है। जांच के लिए भेज दी गई है। अब चलिए गंगापत का बयान सुनेंगे। उसे कुछ खून चढ़ा दिया गया है, अब तक वो शायद ठीक हो गया होगा। गंगापत चौधरी एक छोटे कमरे में लोहे के संकरे खाट पर लेटा था। सिर पर पगड़ी जैसी पट्टी बंधी थी। नीचे एक दुबला पतला चेहरा। चेहरे का रंग शायद खून बह जाने से पीला पड़ गया था। उम्र लगभग 35। भाव भंगिमा में भले मानस की छाप। ब्योमकेश और राखाल बाबू खाट के दोनों तरफ कुर्सी खींचकर बैठे। गंगापत ने एक बार इधर एक बार उधर देखा। उसके पीले होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। आदमी मौत के दरवाजे से लौटा था, लेकिन चेहरे या आंखों में डर का कोई लक्षण नहीं था। राखाल बाबू बोले, ये है ब्योमकेश बख्शी, ये आपकी कहानी सुनने आए हैं। गंगापत की आंखें प्रसन्न होकर चमक उठी। वो धड़ाम से उठकर बैठने की कोशिश करने लगा, लेकिन ब्योमकेश ने हाथ रखकर फिर लेटा दिया और कहा, हाँ हाँ, मत उठिए, लेटे रहिए। दोनों हाथ जोड़कर संयत स्वर में कहा, आप सत्य शोधक ब्योमकेश बाबू हैं। क्या सौभाग्य, मेरा कलकत्ता आना सार्थक हो गया। राखाल बाबू बोले, अगर आप में ताकत है तो ब्योमकेश बाबू को अपनी कहानी सुनाइए, और अगर अभी भी कमजोरी लग रही हो तो रहने दीजिए, हम बाद में फिर आ जाएंगे। ना, मुझे अब कोई कमजोरी नहीं। थोड़ा बहुत नसों में खून चढ़ा दिया है, इसीलिए तो सुनाइए। खाट के पास मेज पर एक गिलास पानी रखा था। गंगापत तकिए पर ऊंचा होकर लेट गया, एक घूंट पानी पिया, फिर हंसते हुए कहानी शुरू की। मेरा नाम वैसे गंगापत चौधरी नहीं है, मेरा नाम अशोक माइती है। कलकत्ता आकर मैं कैसे गंगापत चौधरी बन गया, ये बहुत मजेदार कहानी है, बताता हूं, सुनिए। मेरा घर मेरठ में है। सिपाही विद्रोह के भी पहले मेरे पूर्वज मेरठ में आकर बस गए थे। तब से हम मेरठ के ही निवासी हैं। बंगाल से ज्यादा संबंध नहीं है। मैं मेरठ में मामूली नौकरी करता हूं। घर पर विधवा मां है और एक कुंवारी बहन। मेरी शादी हुई थी, लेकिन 5 साल पहले पत्नी की मौत हो गई। फिर शादी नहीं की। सोचा था पहले बहन की शादी करवाऊंगा। खैर, दफ्तर से 1 महीने की छुट्टी मिली थी तो सोचा कलकत्ता घूम आऊं। यहां मेरा कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं है। बचपन में एक बार कलकत्ता आया था,
उसके बाद नहीं। सोचा शहर भी देख लूंगा और बहन के लिए कोई अच्छा रिश्ता भी मिल जाएगा। हावड़ा स्टेशन पर उतरा। मेरठ से एक धर्मशाला का पता लाया था, वहीं ठहरने का इरादा था। ट्रेन से उतरकर फाटक की ओर बढ़ रहा था। देखा एक दाढ़ी वाला आदमी मेरे साथ साथ चल रहा है और बार बार गर्दन घुमाकर मुझे देख रहा है। लगा कुछ कहेगा, लेकिन कुछ कहे बिना चुप रहा। मैंने सोचा शायद होटल का दलाल होगा। धर्मशाला पहुंचकर मुसीबत हो गई। वहां एक भी कमरा खाली नहीं था, सब भरे हुए। अब होटल जाना पड़ेगा, लेकिन होटल का खर्चा मेरी पहुंच से बाहर था। सोच ही रहा था कि वही दाढ़ी वाला आदमी आ पहुंचा, आंखों पर नीला चश्मा लगाया हुआ। बोला, भाई साहब जगह नहीं मिली? मैंने कहा, नहीं, आप कौन? मेरा नाम गंगापत चौधरी है। आप कहाँ से आए हैं? मेरठ से। मेरा नाम अशोक माइती है। आप क्या होटल के एजेंट हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हावड़ा स्टेशन पर आपको देखा तो चौंक गया। क्यों चौंका ये बात बाद में बताऊंगा। अभी बताइए, आपके पास कलकत्ता में रहने की जगह नहीं है? अगर होती तो धर्मशाला क्यों आता? यहाँ भी जगह नहीं है, होटल का खर्चा उठा नहीं सकता। सोच रहा हूँ अब क्या करूँ। देखिए, आपको एक बात बताता हूँ। मैं कलकत्ता में रहता हूँ। दक्षिण कलकत्ता में मेरा मकान है। मैं महीने भर के लिए बाहर जा रहा हूँ। मकान खाली रहेगा। आप चाहें तो मेरे घर पर रह सकते हैं। आपका भी काम बन जाएगा, मेरा भी। मेरा एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझ जैसे अजनबी आदमी को आप अपना मकान सौंप देंगे? तो सुनिए, चौंकने का कारण बताता हूँ। स्टेशन पर आपको देखकर मुझे लगा कि आप मेरे भाई दुर्गापद हैं। फिर गलती समझ में आई। दुर्गापद तो 2 साल पहले लापता हो गया था। शायद अब तक सन्यासी बन गया होगा। आपकी शक्ल उससे काफी मिलती है, इसलिए मतलब आपके प्रति मेरा थोड़ा अपनापन महसूस हुआ। आप अगर मेरे मकान में रहेंगे तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। मेरे भाग्य से ऐसा संयोग होगा सपने में भी नहीं सोचा था। खुशी खुशी मान गया। गंगापद मुझे टैक्सी में बिठाकर अपने मकान ले गया। एक छोटी गली में छोटा सा मकान, दूसरी मंजिल पर मध्यम आकार का कमरा। कमरे में तख्तपोश पर बिस्तर, दीवार पर अलमारी, 1 बक्से और सूटकेस, और कुछ नहीं। नौकर मौजूद था, नाम था रामचतुर। गंगापद ने उसे पैसे दिए दुकान से चाय नाश्ता लाने के लिए। उसके जाते ही गंगापद ने सड़क की ओर की खिड़की खोली और तख्तपोश पर बैठ गया। बोला, अरे बैठिए बैठिए, आपसे कुछ और बातें करनी है। मैं भी तख्तपोश पर बैठ गया। सुनिए, मेरा मकान मालिक काशीपुर में रहता है। अच्छा आदमी नहीं है। अगर उसे पता चल गया कि मैं किसी को कमरे में रखकर खुद बाहर गया हूं तो हंगामा करेगा। इसीलिए आपको एक काम करना होगा। अगर कोई आपका नाम पूछे तो आप कहना गंगापत चौधरी। लोग समझेंगे कि मैंने दाढ़ी मूंछ साफ कर ली है। सुनकर मुझे बहुत मजा आया। बोला, अच्छा तो है, इसमें क्या है। फिर रामचतुर चाय नाश्ता लेकर आया। गंगापद ने साथ में चाय नाश्ता किया। बोला, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मेरा सामान यहीं पड़ा रहेगा। निश्चिंत होकर रहिए। नमस्कार। दरवाजे तक जाकर गंगापद लौट आया और बोला, ओह हाँ, एक बात और। जब कमरे में रहिएगा, बीच बीच में कभी खिड़की खोलकर सड़क की ओर देख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, अगर सड़क से कोई लाल कोट पहने आदमी गुजरे तो तारीख और समय लिख लीजिएगा, ठीक? गंगापद चला गया। मुझे लगा कि उसके दिमाग में कुछ खराबी है। चाहे खराबी हो, आदमी अच्छा है। मैं आराम से रहने लगा। रामचतुर मेरी सेवा करता। मैं सुबह शाम इधर उधर घूमता फिरता। दोपहर और रात में घर पर रहता। बीच बीच में खिड़की से सिर निकालकर देखता कि रास्ते से कोई लाल कोट पहना हुआ जा रहा है क्या। लाल कोट पहनकर कोलकाता की सड़क पर कोई घूमे, ये तो सोचना भी मुश्किल है। फिर भी जब गंगापद ने कहा, हो भी सकता है। 1 हफ्ता काफी आराम से कट गया। आज सुबह अखबार के दफ्तर गया था।
बहन के लिए रिश्ते का एक विज्ञापन देने। लौटकर खाना खाकर बिस्तर पर लेटा तो आंख लग गई। रामचतुर चला गया था। नींद टूटी लगभग 2:45 बजे। बिस्तर से उठकर खिड़की खोली। खिड़की के सामने खड़े होकर सड़क की ओर देख रहा था कि अचानक सिर झंझना उठा और उलटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद कुछ याद नहीं, तेज दर्द में बेहोश हो गया। होश आया तब हॉस्पिटल में था। सिर पर पट्टी बंधी थी, लेटा हुआ था। किसी ने मेरे सिर को निशाना बनाकर गोली चलाई थी। गोली खोपड़ी को खरोंचती हुई निकल गई। क्या बात है, बताइए तो ब्योमकेश बाबू। ये समझने में वक्त लगेगा। अब आप थोड़ा आराम कीजिए। ब्योमकेश उठ खड़ा हुआ। अगले दिन सुबह 10:30 बजे राखाल बाबू ब्योमकेश के घर आए। ब्योमकेश अपने कमरे में बैठा आलस से अखबार में विज्ञापन पढ़ रहा था। राखाल बाबू को एक सिगरेट देकर बोला, कोई नई खबर है क्या? राखाल बाबू ने सिगरेट सुलगाकर कहा, रामचतुर भाग गया। राम चतुर? ओ, वो नौकर? हाँ, कल शाम पुलिस को खबर देकर जो गायब हुआ तो अब तक मिला नहीं। सचमुच राम चतुर पुलिस के झमेले में रहना नहीं चाहता। अब तक शायद बिहार लौटकर भुट्टा सेक कर खा रहा होगा। और कुछ? मकान मालिक को काशीपुर से ढूंढ निकाला। आज सुबह उसे अस्पताल ले गया था। उसने अशोक मैती को देखकर कहा, यह गंगापत चौधरी है। फिर आवाज सुनकर कहा, नहीं गंगापत नहीं, लेकिन शक्ल बहुत मिलती जुलती है। ये सुनकर ब्योमकेश बोला, गंगापत चौधरी और अशोक माइती की शक्ल मिलती है? राखाल बाबू बोले, हाँ, गंगापत ने कहा था कि उसके भाई से उसकी शक्ल मिलती है। अगर गंगापत और उसके भाई की शक्ल एक जैसी है। गंगापत की दाढ़ी नकली लगती है। मुझे भी यही लगता है, लेकिन उसका उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा। अशोक माइती को अपने घर क्यों ले आया? अपना नाम भी उसे क्यों दे दिया? असली कारण क्या है? ब्योमकेश कुछ कहने जा रहा था, फिर रुककर आलस भरी आवाज में बोला, सोचने की बात है। असली गंगापत शायद अब भी लापता है। हाँ, उसके कमरे की अलमारी से कुछ कागज मिले हैं। उनसे पता चलता है कि वो कोलकाता में एक लोहे की फैक्ट्री में काम करता था। हाल ही में 1 महीने की छुट्टी लेकर गायब हो गया है। अच्छा, गोली कहाँ से चली थी पता चला? सामने के मकान से। सड़क के पार एक जला हुआ मकान कुछ दिनों से खाली पड़ा है। उसकी दूसरी मंजिल की खिड़की से किसी ने गोली चलाई थी। जले मकान से ताजा उंगलियों के निशान मिले हैं, लेकिन ये पता लगाने का कोई उपाय नहीं कि किसके हैं। ब्योमकेश ने कुछ देर इन सब खबरों को जोड़कर मन में सोचा। उसके बाद बोला, रहस्य कुछ साफ हुआ? राखाल बाबू ने 2 लंबे कश लेकर सिगरेट को बुझा दिया और धीरे धीरे धुआं छोड़ते हुए बोलना शुरू किया। देखिए, गंगापत चौधरी की दाढ़ी नकली है। इसका पक्का सबूत यह है कि उसके मकान मालिक ने कभी उसके चेहरे पर दाढ़ी मूछ नहीं देखी। मैंने उससे पूछा था, तो फिर सवाल उठता है कि गंगापत भेष बदलकर क्यों घूमता है। एक कारण यह हो सकता है कि वो किसी बड़े अपराध के लिए भेष बदलता हो। फिर एक दिन हावड़ा स्टेशन पर वो अशोक माइती को देखता है। अपनी शक्ल से मिलती जुलती पाकर उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले आता है और खुद गायब हो जाता है। शायद वही सामने के मकान से अशोक को मारने की कोशिश कर रहा था, ताकि लोग समझें कि गंगापत ही मारा गया। शायद इस तरह वो जीवन बीमा का पैसा लेना चाहता था। जो भी हो, अब हालत यह है कि उसकी पहचान और वर्तमान पता हमारे पास नहीं है। उसने अशोक माइती को मारने की कोशिश की या नहीं, यह भी पक्का नहीं, क्योंकि उसके कागजों में बीमा पॉलिसी नहीं मिली। अब करना क्या चाहिए? ब्योमकेश ने थोड़ा सोचकर कहा, मेरठ में पूछताछ की गई? राखाल बाबू बोले, अशोक माइती से उसकी मां के नाम मेरठ में टेलीग्राम करवा दिया है। अभी जवाब नहीं आया। क्यों, आप क्या अशोक माइती पर शक करते हैं? अशोक माइती अच्छा आदमी लगता है। शायद वो सच कह रहा हो, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं। रामचतुर सबूत दे सकता था, मगर वो भाग गया। खैर, गंगापत कहाँ काम करता है? कोलकाता के उपनगर में
एक लोहे की फैक्ट्री में, स्क्रैप आयरन स्टील फैक्ट्री लिमिटेड। वहां ढूंढने पर कुछ पता चल सकता है? वहां जाने ही वाला था। आप साथ चलेंगे? चलूंगा। घर पर बेकार बैठे रहने से, घूमने फिरने से सेहत अच्छी रहती है। कोलकाता के दक्षिणी सीमा के बाहर 2 बीघे जमीन पर लोहे की फैक्ट्री। जमीन पर यहां वहां ऊंची टीन की छतें, उनके बीच बीच में जगह जगह ढेर लगाकर रखा जंग खाया पुराना लोहा। चारों ओर कामगारों की हलचल से लगता है कि कामकाज चालू है। फाटक के पास एक छोटा पक्का मकान, वही कंपनी का ऑफिस है। ब्योमकेश के साथ जब राखाल बाबू वहां पहुंचे तब फैक्ट्री के मैनेजर रतनलाल कपड़िया दफ्तर में था। रतनलाल मारवाड़ी होते हुए भी 3 पीढ़ियों से बंगाल में थे। दोनों को सामने बैठाकर पान सिगरेट दी और बोले, हुक्म कीजिए। राखाल बाबू ने ब्योमकेश की ओर देखकर सवाल शुरू किए। ब्योमकेश चुपचाप सुनता रहा। गंगापत चौधरी यहाँ काम करता है? लेकिन अभी छुट्टी पर है। वो क्या काम करता है? इलेक्ट्रिक फर्नेस का मेल्टर। वो क्या होता है? आजकल बिजली से लोहा पिघलाया जाता है। जो आदमी ये काम जानता है उसे मेल्टर कहते हैं। गंगापद मेरा हेड मेल्टर है। वो छुट्टी पर गया है तो मुझे थोड़ी परेशानी हुई। उसके 2 असिस्टेंट हैं, किसी तरह काम चला रहे हैं। हमारे इलाके में अच्छे मेल्टर ज्यादा नहीं है। जो 2-4 हैं उनमें गंगापद एक है। अच्छा, उसने छुट्टी क्यों ली? 1 महीने की छुट्टी बाकी थी। शायद कह रहा था भारत भ्रमण पर जाएगा। आजकल स्पेशल ट्रेनें हैं जो पूरे देश में घुमा लाती हैं। उसके रिश्तेदार कोई हैं? शायद नहीं, अकेला रहता था। उसका स्वभाव चरित्र कैसा था? बहुत काम का आदमी, समझदार, होशियार। राखाल बाबू ने ब्योमकेश की ओर देखा। ब्योमकेश जैसे झपकी ले रहा था, फिर थोड़ा सचेत होकर बोला, गंगापत का कोई दुश्मन है क्या, आपको पता है? रतनलाल ने भौं उठाई। दुश्मन? कहाँ गंगापत का दुश्मन है, ऐसा तो कभी नहीं सुना। ओह एक आदमी से गंगापत की दुश्मनी थी, वो अब जेल में है। वो कौन है? उसका नाम था नरेश मंडल। 3 साल मेरा हेड मेल्टर था। उसका असिस्टेंट था गंगापत। दोनों में खटपट लगी रहती थी। नरेश था चिड़चिड़ा और गंगापत बदमाश, उसका मजाक उड़ाता था। अचानक एक दिन नरेश ने एक आदमी को मार डाला। फिर गंगापत ने उसके खिलाफ गवाही दी। नरेश को जेल हो गई। खून के इल्जाम में जेल। कितने साल की सजा हुई थी पता है कुछ? पक्का नहीं, 4-5 साल होंगे। नरेश के जेल जाने के बाद गंगापत हेड मेल्टर हो गया। कहते कहते रतनलाल जोर से हंस पड़े। ब्योमकेश हंसते हुए खड़ा हो गया। आपको बहुत तकलीफ दी, अब चलते हैं। एक बार गंगापत को आपने आखिरी बार कब देखा? यही 12-14 दिन पहले। तब उसके चेहरे पर दाढ़ी थी? दाढ़ी? गंगापत की कभी भी दाढ़ी नहीं थी। धन्यवाद। सड़क पर निकलकर राखाल बाबू ने पूछा, तो फिर? ब्योमकेश ने कहा, तो फिर अंधेरे में हाथ पांव मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। एक काम किया जा सकता है। 4-5 साल पहले नरेश मंडल ने हत्या की थी और जेल गया था। उस मुकदमे के दस्तावेज अदालत से तुम जरूर ला सकते हो। कम से कम हाकिम का फैसला तो जुगाड़ करो। उसे पढ़कर शायद कुछ सुराग मिल जाए। राखाल बाबू बोले, ठीक है, फैसला लाऊंगा। कल सुबह आपको खबर मिलेगी। ब्योमकेश लगभग 6 महीने पहले केयातला के नए घर में आया है। घर छोटा है लेकिन 2 मंजिला, नीचे 3 कमरे, ऊपर 2। सत्यवती इस घर को लेकर हरदम जैसे गुड्डे गुड़िया खेल रही हो। आनंद का अंत नहीं। कभी इसे सजा रही है, कभी उसे संभाल रही है, अपने हाथों से झाड़ू दे रही है, साफ सफाई कर रही है। ब्योमकेश निर्विकार, शालाग्राम की तरह।
उसकी हलचल का कुछ असर नहीं। अगले दिन शाम को ब्योमकेश अपने बैठक के कमरे की खिड़की में खड़ा होकर सड़क की ओर देख रहा था कि कोई लाल कोट पहने आदमी दिखे या नहीं। कुछ लाल साड़ी पहनी औरतें गईं, एक लाल फ्रॉक पहने बच्चे भी दिखे, लेकिन लाल कोट पहना कोई आदमी नजर नहीं आया। अनुमान यही कि आजकल कोई पुरुष कोट पहनकर सड़क पर नहीं निकलता। उसी समय टेलीफोन बजा। राखाल बाबू बोले, ब्योमकेश दा, मुकदमे का फैसला मिल गया है। पढ़कर देखा, हमारे काम का कुछ खास नहीं, तब भी पेओन के हाथ भेज रहा हूं, आप पढ़ लीजिए। आधे घंटे बाद थाने से कांस्टेबल फैसला देकर गया। अलीपुर अदालत के जज साहब का फैसला कड़े सरकारी कागज पर बाकायदा नकल, 15-16 पन्ने। ब्योमकेश ने सिगरेट सुलगाई और पढ़ने बैठ गया। फैसले की शुरुआत में जज साहब ने घटना का ब्यौरा दिया, फिर गवाहों की चर्चा कर दंडादेश दिया। फैसले का सार है ये: अभियुक्त नरेश मंडल, उम्र 39, स्क्रैप आयरन स्टील फैक्ट्री नामक लोहे के कारखाने में काम करता है। अपराध: रास्ते में एक भिखारी की हत्या की है। पीनल कोड की धारा 304 और 323 के अनुसार दायरा अदालत में पेश किया गया। मुख्य गवाह गंगापत चौधरी और अन्य गवाहों के बयान से पता चलता है कि अभियुक्त बेहद गुस्सैल और झगड़ालू है। घटना के दिन शाम 5 बजे के आसपास अभियुक्त नरेश मंडल और गवाह गंगापत चौधरी साथ में काम से घर लौट रहे थे। दोनों उक्त लोहे के कारखाने में काम करते थे। गंगापत चौधरी नरेश मंडल का सहायक था। रास्ते में बाजार से गुजरते हुए नरेश ने छोटी सी बात पर गंगापत से झगड़ा कर लिया। तब गंगापत उसके साथ न जाकर पीछे रह गया। नरेश आगे आगे चलता रहा, गंगापत 20 गज पीछे रहा। उसी समय एक कोट पैंट पहना भिखारी नरेश के पीछे लग गया। भीख मांगते मांगते उसके साथ चलता रहा। भिखारी का रूप जीर्ण शीर्ण, मगर वो अंग्रेजी में बात करता था। बाजार में बहुत लोग उसे पहचानते थे। गंगापत पीछे पीछे चलते हुए देखता रहा। नरेश गुस्से में हाथ हिलाकर उसे भगाने की कोशिश कर रहा था, मगर भिखारी पीछा छोड़ नहीं रहा था। फिर अचानक नरेश ने मुड़कर भिखारी के गाल पर जोर का थप्पड़ मारा। भिखारी सड़क पर गिर पड़ा। नरेश वहां रुका नहीं, गुस्से में चलता रहा। गंगापत 20 गज पीछे से सब देख रहा था। वो तुरंत आकर देखता है कि भिखारी बेहोश पड़ा है। फिर उसकी नाड़ी टटोल कर देखता है, वो मर चुका है। डॉक्टर की रिपोर्ट से पता चला कि उसकी जीवन शक्ति अधिक नहीं थी, हल्की चोट से ही मृत्यु हो गई। इसी बीच और भी लोग आ गए। उनमें से कुछ ने नरेश को थप्पड़ मारते देखा था। उन्होंने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने नरेश के घर जाकर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस की ओर से इस मुकदमे में गवाही देने वाले सभी लोग निष्पक्ष हैं, सिवाय गंगापत के। अभियुक्त ने अपराध से इनकार किया। उसका कहना था गंगापत उसका दुश्मन है, उसे हटाकर उसकी जगह पाना चाहता है, इसीलिए उसने झूठा मुकदमा रचाकर उसे फंसाया है। ये सच है कि गंगापत निःस्वार्थ नहीं है, लेकिन अन्य गवाहों की गवाही से मिलाकर देखने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि गंगापत की गवाही झूठी नहीं है। इस हालत में अभियुक्त को दोषी ठहराकर अनिच्छित हत्या के लिए धारा 304 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी जाती है। ब्योमकेश का फैसला पढ़ना खत्म हुआ तब तक शाम उतर आई थी। कमरा अंधेरे में डूब गया। ब्योमकेश काफी देर तक अंधेरे में चुप बैठा रहा, फिर बत्ती जलाकर टेलीफोन उठा लिया। राखाल, फैसला पढ़ा। कुछ मिला? एक गुस्सैल आदमी का चरित्र मिला। तो फिर फैसला पढ़ने से कोई लाभ नहीं हुआ? कहाँ नहीं जा सकता। वो तो है। अच्छा सुनो, जले हुए मकान में जो उंगलियों के निशान मिले थे, उसकी फोटो ली गई? हाँ, ली गई। गंगापत चौधरी का पता नहीं मिला है ना? नहीं। भारत भ्रमण की जितनी विशेष गाड़ियां हैं, उनके दफ्तर में खोज की थी, मगर गंगापत चौधरी नाम का कोई यात्री नहीं है। शायद दूसरे नाम से गया है, या फिर गया ही नहीं, यहीं कहीं कलकत्ता में छिपा बैठा है। वो भी हो सकता है। और कोई नई खबर है? अभी अभी मेरठ से तार आया है। अशोक माइती असली मेरठ का आदमी है, वहां कोई गड़बड़ नहीं है।
ठीक। और कुछ? नई खबर और कुछ नहीं। अब क्या करना है बताइए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बात, नरेश की जेल की मियाद अब तक खत्म हो जानी चाहिए। वो जेल से निकला या नहीं, इसकी खबर ला सकते हो? ला सकता हूँ, कल सुबह खबर मिलेगी। ठीक है। अगले दिन सुबह 9 बजे राखाल बाबू ब्योमकेश के पास आए। चेहरा गंभीर। बोले, मामला गंभीर है। 1.5 महीने पहले नरेश मंडल जेल से छूट चुका है। जेल में अच्छा बना रहा, इसलिए कुछ दिन की रियायत पाई। जेल से निकलकर वो कहाँ गया, इसका पता मिला? अपने पुराने घर नहीं गया, कारखाने में भी नहीं गया। कल रतनलाल कपड़िया से ये पता चला। इसका मतलब वो गायब हो गया है। ब्योमकेश थोड़ा चुप रहकर बोला, अब मामला साफ हो रहा है। नरेश के मन में अगर अपराध नहीं होता तो वो गायब क्यों होता? वो रतनलाल के पास जाकर नौकरी फिर से पाने की कोशिश करता। मुझे भी यही लगता है। अब कहानी समय क्रम से सजाई जा सकती है। नरेश मंडल गुस्सैल और झगड़ालू, गंगापद मक्कार शैतान। दोनों एक ही कारखाने में काम करते थे। दोनों में खटपट लगी रहती थी। गंगापत का इरादा था कि नरेश को हटाकर खुद उसकी जगह बैठे, मगर नरेश को हटाना आसान नहीं। वो काम का आदमी था। अचानक गंगापत को मौका मिल गया। नरेश ने सड़क पर एक भिखारी को थप्पड़ मारकर मार डाला। गंगापत ने उसे फांसी चढ़ाने की पूरी कोशिश की। नरेश को मगर फांसी नहीं हुई। वो दोषी साबित हुआ तो भी केवल 3 साल की सजा हुई। गंगापत के लिए ये बुरे में भला। वो कारखाने में हेड मेल्टर बन गया। नरेश गया जेल। नरेश आदमी सिर्फ गुस्सैल ही नहीं, वो मन में रंजिश पाले रखता है। जेल जाते समय उसने शायद ठान लिया कि गंगापत को मारकर बदला लेगा। 3 साल तक वो इसी प्रतिशोध की आग में घी डालता रहा। गंगापत जानता था कि नरेश को 3 साल की सजा हुई है। वो चौकस था। इसीलिए नरेश जब मियाद खत्म होने से पहले ही जेल से निकला, गंगापत को पता चल गया। उसके मन में डर बैठ गया। शायद उसने देखा था कि नरेश उसके घर के आसपास घूम रहा है या सामने के जले हुए घर से ताक झांक कर रहा है। गंगापत ने ठान लिया कि कुछ दिनों के लिए घर से गायब हो जाएगा। उसने कारखाने से 1 महीने की छुट्टी ली और एक दाढ़ी का इंतजाम करके उसी के सहारे घूमने लगा, ताकि नरेश उसे देखे तो भी पहचान न पाए। गंगापत शायद सचमुच भारत भ्रमण का इरादा किया था। फिर अचानक एक दिन हावड़ा स्टेशन पर अशोक माइती से मुलाकात हो गई। उसने देखा कि अशोक माइती का चेहरा बहुत कुछ उसके अपने जैसा है। उधर गंगापत आदमी बड़ा धूर्त था। उसके दिमाग में तरकीब चल पड़ी कि अगर किसी तरह अशोक माइती को अपने घर ला सके तो नरेश गलती से उसी को मार डालेगा और समझेगा कि उसने गंगापत को मार दिया। गंगापत सुरक्षित हो जाएगा। उसे अब जान से डर से भागते फिरने की जरूरत नहीं होगी। नौकरी तो जाएगी, लेकिन जान पहले या नौकरी पहले? गंगापत जरूर समझ गया था कि नरेश उससे सामने की खिड़की से गोली मार देगा। अब नरेश की ओर से सोचा जाए। नरेश जेल से निकलने के बाद एक पिस्तौल ले आया था। पुराने घर में लौटने का कोई मतलब नहीं। वो कहीं और डेरा जमाए हुए था और गंगापत के घर के सामने के जले हुए मकान में आता जाता था। शायद उसका इरादा था कि गंगापत जब कभी अपनी खिड़की खोलकर खड़ा होगा तो वो सड़क के उस पार से उसे गोली मार देगा, फिर कलकत्ता छोड़कर कहीं और चला जाएगा। गंगापत के मारे जाने के बाद कलकत्ता शहर उसके लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। पुलिस उस पर शक कर सकती है। खैर, गंगापत अशोक माइती को अपने घर में बैठाकर गायब हो गया। अशोक माइती को यह हिदायत देकर गया कि वो बीच बीच में खिड़की खोलकर देखे सड़क से कोई लाल कोट पहना आदमी गुजरता है या नहीं।
लाल कोट पहना आदमी महज कल्पना था। असल मकसद था कि अशोक माइती खिड़की पर खड़ा होगा और नरेश उसे गोली मार देगा। सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। अशोक माइती घायल तो हुआ, मरा नहीं। उसने पुलिस को सारी घटना बता दी। अब गंगापद और नरेश दोनों की हालत एक जैसी है, दोनों ही सामने नहीं आ सकते। अखबार में खबर छपी कि दोनों को पुलिस ढूंढ रही है। नरेश तो कानूनन अपराधी है, उसने हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन गंगापद भी मक्कार है। जानबूझकर उसने एक निर्दोष आदमी को मौत के मुंह में धकेल दिया। लेकिन अगर वो पकड़ा भी जाए तो उसे सजा दी जाएगी या नहीं, इसमें शक है। ब्योमकेश चुप हुआ। राखाल बाबू भी कुछ देर तक चुपचाप मेज पर उंगली से आकृतियां बनाते रहे, फिर बोले, तो यही हुआ, लेकिन जिसे कानूनन सजा दी जा सकती है उसे पकड़ने का उपाय क्या है, बताइए तो। फिर कुछ देर चुप रहकर ब्योमकेश बोला, एक ही उपाय है, विज्ञापन। विज्ञापन? हाँ, तालाब में कांटा डालकर बैठना। मछली अगर चारा खाए तो तभी उसे पकड़ा जाएगा। 3 दिन बाद कलकत्ता के 2 प्रमुख अखबारों में विज्ञापन छपा, बम्बई स्टील फाउंड्री लिमिटेड। हमारे मुंबई कारखाने के लिए अनुभवी इलेक्ट्रिक मेल्टर चाहिए, वेतन 700, सर्टिफिकेट सहित मिले। गड़ियाहाट बाजार के पास सड़क पर एक कमरा, जिसके ऊपर साइन बोर्ड लटक रहा, बम्बई स्टील फाउंड्री लिमिटेड ब्रांच ऑफिस। कमरे में एक मेज के सामने राखाल बाबू बैठे हैं, उनके बदन पर सफेद कपड़े। वे बहुत ध्यान से कागज देख रहे हैं। थोड़ी दूर एक छोटी मेज पर ब्योमकेश टाइपराइटर लेकर बैठा है। दरवाजे के पास बैज लगाए एक नौकर खड़ा है। और भी लोग छिपे हुए हैं, दिखते नहीं। पहले दिन ब्योमकेश और राखाल बाबू सुबह 10 बजे से 5 बजे तक दफ्तर में बैठे रहे। कोई नौकरी का उम्मीदवार नहीं आया। 5 बजे दरवाजे पर ताला लगाते हुए राखाल बाबू बोले, विज्ञापन जारी रखना होगा। अगले दिन एक आदमी आया, दुबला पतला, ऐसा नहीं कि एक थप्पड़ से आदमी मार दे। उसके सर्टिफिकेट देखकर पता चला उसका नाम प्रफुल्ल डे है। वो बिजली का मिस्त्री है। इलेक्ट्रिक मेल्टर का काम उसने कभी नहीं किया, लेकिन मौका मिले तो कोशिश करने को तैयार है। राखाल बाबू ने उसका नाम पता लिख लिया और मीठी बातों से विदा कर दिया। तीसरे दिन दोपहर में एक आदमी आया। उसे देखते ही राखाल बाबू की रीढ़ तन गई। मजबूत हड्डी, चौड़ा बदन, रंग सांवला, आंखों के कोने लालिमा लिए हुए, गले में खाकी कोट, बाल छोटे छोटे कटे। वो सावधानी से इधर उधर देखते हुए कमरे में घुसा। राखाल बाबू की मेज के सामने खड़े होकर दबे स्वर में बोला, आपका विज्ञापन देखकर आया हूँ। बैठिए। आदमी धीरे से सामने की कुर्सी पर बैठ गया। एक बार ब्योमकेश की ओर तीखी नजर डाली। राखाल बाबू सहज स्वर में बोले, इलेक्ट्रिक मेल्टर की नौकरी के लिए आए हैं? हाँ। सर्टिफिकेट लाए हैं? सर्टिफिकेट? आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मेरा सर्टिफिकेट खो गया है। 3 साल बीमार रहा, काम छोड़ना पड़ा, फिर सर्टिफिकेट गुम हो गया। पहले कहाँ काम करते थे? नागपुर में एक वहाँ पर आयरन फाउंड्री है, वहाँ काम करता था। देखिए, मैं सचमुच इलेक्ट्रिक मेल्टर का काम जानता हूँ। यकीन ना हो तो मैं अपने खर्चे पर बम्बई जाकर साबित कर सकता हूँ। राखाल बाबू ने आदमी को अच्छी तरह देखा, फिर बोले, ठीक है, लेकिन ये तो ब्रांच ऑफिस है, अभी अभी खुली है, मैं अपने जिम्मे कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एक काम हो सकता है, मैं आज बम्बई हेड ऑफिस में तार कर दूंगा, कल शाम तक जवाब मिलेगा। आप कल इसी समय आए। आऊंगा, जरूर आऊंगा। आदमी खड़ा हो गया। राखाल बाबू ब्योमकेश की ओर देखकर बोले, बख्शी, पता लिख लो। ब्योमकेश बोला, जी। नाम पता देना होगा। सुनकर आदमी थोड़ा झिझका, फिर बोला, नाम पता? मेरा नाम नरसिंह मलिक है। पता 17 नंबर कुंज मिस्त्री लेन।
ब्योमकेश ने नाम पता लिख लिया। इस बीच राखाल बाबू ने मेज के नीचे एक गुप्त बटन दबा दिया था। बाहर उनके सिपाहियों तक खबर पहुंच गई कि कमरे से जो निकले उसे पीछा करना होगा। राखाल बाबू निश्चय कर चुके थे कि यही नरेश मंडल है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसके घर का पता पक्का करना जरूरी था। वहां हथियार मिल सकते थे, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। नरेश दरवाजे की ओर बढ़ ही रहा था कि एक और आदमी कमरे में आ गया। नए आए को पहचानने में जरा भी देर न लगी। बिल्कुल अशोक माइती का जुड़वा भाई, यानी गंगापत चौधरी। आज उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। गंगापत को देखने से पहले नरेश ने उसे देख लिया। बाघ जैसी दबे स्वर की दहाड़ उसके गले से निकली, फिर वो गंगापत के गले पर झपटा। दोनों हाथों से उसका गला दबाकर झकझोरते हुए कहने लगा, पकड़ लिया तुझे साले सुअर के बच्चे, अब कहाँ जाएगा? राखाल बाबू ने तुरंत जेब से सीटी निकाली और बजा दी। सिपाही और छिपे हुए पुलिसकर्मी दौड़ पड़े। गला दबने से गंगापत की जबान बाहर निकल आई थी। सबने मिलकर नरेश और गंगापत को अलग किया। राखाल बाबू ने नरेश के हाथ में हथकड़ी पहना दी और बोले, नरेश मंडल, गंगापत चौधरी की हत्या की कोशिश के अपराध में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नरेश को राखाल बाबू की बात सुनाई ही नहीं दी। वो गंगापत की ओर खून भरी आंखें दिखाकर गरजने लगा, बेईमान, तेरी छाती चीर कर खून पीऊंगा। ब्योमकेश अब तक चुपचाप बैठा था, कुर्सी से उठा भी नहीं। अब उसने मेज पर पैर रखकर सिगरेट जलाई। राखाल बाबू ने अपने एक साथी से कहा, धीरेन, ये लो नरेश मंडल का पता। उसके घर की तलाशी लो, शायद रिवॉल्वर या पिस्तौल मिलेगा। हम इन दोनों को लॉकअप में ले जा रहे हैं। गंगापत फर्श पर बैठा गले पर हाथ फेर रहा था। चौंक कर बोला, मुझे लॉकअप में रखेंगे? मैंने क्या अपराध किया है? राखाल बाबू बोले, तुमने अशोक माइती को मरवाने की कोशिश की थी। तुम्हारा अपराध दंड संहिता की किस धारा में आता है, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर तय करेंगे। उठो अब। शाम को ब्योमकेश के बैठक खाने में चाय की प्याली में चुस्की लेते हुए राखाल बाबू बोले, अच्छा ब्योमकेश दा, नरेश मंडल और गंगापत चौधरी दोनों नौकरी की तलाश में आएंगे। आपने उम्मीद की थी? ब्योमकेश बोला, उम्मीद नहीं थी, लेकिन संभावना जरूर थी। मगर दोनों एक साथ आकर कछुए घड़ियाल की लड़ाई शुरू कर देंगे, ये सोचा ना था। अच्छा ही हुआ, एक ही कांटे पर दो मछली चढ़ी। नरेश मंडल की घर की तलाशी में क्या मिला? पिस्तौल मिला है। उसके खिलाफ मुकदमा पक्का हो गया। अब देखते हैं गंगापत को फंसाया जा सकता है या नहीं। उसे हवालात में रखा है और कुछ ना हो तो कुछ दिन जेल रहकर पाप का प्रायश्चित करे। और अशोक माइती की क्या खबर है? अभी भी अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली। निकले तो भी उसे कोलकाता में ही रहना पड़ेगा। वही तो हमारा मुख्य गवाह है। ब्योमकेश अचानक हंसते हुए बोला, अशोक माइती बच गया। वो नहीं बचता तो ये रहस्य ही रह जाता। आप सुन रहे थे ब्योमकेश कहानी छल का छन। कहानी का अडेप्टेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।